हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो पूरे सेशन पे लास्ट तक पार्टिसिपेट कीजिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस सेशन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने काला कानून किसे कहा है? ऑप्शन आपके सामने क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी माउंट बेटन योजना, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट या फिर ऑप्शन डी गांधी इरविन समझौता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट। दोस्तों, याद रखिएगा कि 1919 में अंग्रेजों के द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया था और इसी के तहत किसी भी व्यक्ति पर शंका होने पर अंग्रेज उसे बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकते थे। इसीलिए गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। इसी के विरोध के बाद याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जैसी घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ऑप्शन आपके सामने पूना समझौता, ऑप्शन बी माउंट बेटन योजना, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट या फिर ऑप्शन डी गांधी इरविन समझौता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट बेटन योजना। याद रखिएगा कि माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था। याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखांकन किया गया था वो सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, जिसे हम रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। याद रखिएगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो की गई थी वो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, याद रखिएगा कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने राजीव गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक उम्र के पद पर प्रधानमंत्री पद पर पदासीन रहने वाले जो व्यक्ति रह चुके हैं वो मोरारजी देसाई जी रह चुके हैं। याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर जो पदासीन रह चुके हैं वो राजीव गांधी जी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी विदेश मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल, जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं, महान्यायवादी को ही भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के याद रखिएगा कि प्रसाद पर्यंत तक कार्यरत रहते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे उनको उनके पद पर बनाए रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेल के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन आपके सामने 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जितने भी मछलियां होती है, जितने जलीय जीव होते हैं, उनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं, लेकिन व्हेल इसका अपवाद है। व्हेल के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, इसीलिए इसको स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन आपके सामने रदरफोर्ड, ऑप्शन बी ऑटो हान, ऑप्शन सी जोहानसन या फिर ऑप्शन डी वॉल्डियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोहानसन। तो याद रखिएगा कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र को अगर खींच के उसमें से धागे नुमा संरचना को निकाला जाता है तो इसमें लिपटी हुई संरचना प्राप्त होती है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। और डीएनए का वो छोटा से छोटा पार्ट जिससे कोई आनुवंशिक घटना हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाने वाली जो मेन कड़ी होती है वो जीन होती है। और याद रखिएगा कि इस जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने साइकस, ऑप्शन बी चिलगोजा, ऑप्शन सी पाइनस या फिर ऑप्शन डी यूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिलगोजा। तो याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पादप आते हैं जिनके बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, यानी कि उनके बीज जो होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। इनमें साइकस, पाइनस, चिलगोजा तीनों की तीनों जिम्नोस्पर्म के ही है, लेकिन चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा साइकस से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इफेड्रिन नामक जो दवा है वो किससे प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आशा की धातु किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हाइड्रोजन, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी प्लेटिनम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम। तो याद रखिएगा कि यूरेनियम को ही आशा की धातु कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 2 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 दिसंबर। तो याद रखिएगा कि 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। तो याद रखिएगा कि संवाद कौमुदी पत्र के जो संपादक थे वो राजा राममोहन राय थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है तो राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मराठा पत्रिका के संपादक कौन थे, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन, नीले लिटमस को लाल कौन करते हैं? ऑप्शन आपके सामने अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी रक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्ल। तो याद रखिएगा कि जो एसिड होते हैं जिसे अम्ल कहा जाता है यही नीले लिटमस को लाल करते हैं। आप सभी को पता है कि अम्ल उन्हें कहते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार उन्हें कहा जाता है जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। आप सभी को पता है कि रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, जो कि 0 से ऊपर होता है, यानी कि इसे क्षार में रखा जा सकता है। इसीलिए याद रखिएगा कि रक्त यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं हो सकता। अम्ल इसका सही आंसर होगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने फैक्स, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी इंटरनेट या फिर ऑप्शन डी फेसबुक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरनेट। तो याद रखिएगा कि सूचना राजपथ जो कहा जाता है वो इंटरनेट को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा इंटरनेशनल नेटवर्क है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ईमेल के संस्थापक कौन है, याद रखिएगा रे टॉमलिंसन है। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? ऑप्शन आपके सामने है 10 की घात -6 मीटर, ऑप्शन बी 10 की घात -9 मीटर, ऑप्शन सी 10 की घात -10 मीटर या फिर ऑप्शन डी 10 की घात -3 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 की घात -6 मीटर। याद रखिएगा कि 1 माइक्रोन जो है वो 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, याद रखिएगा 10 की घात -9 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कोटिंग, ऑप्शन बी गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन सी वेल्डिंग या फिर ऑप्शन डी प्यूरिफिकेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैल्वेनाइजेशन। याद रखिएगा कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ये क्यों किया जाता है? याद रखिएगा कि लोहे के ऊपर अगर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो उसमें जंग नहीं लगती है, इसलिए याद रखिएगा कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, वर्णांता को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने उत्तल लेंस, ऑप्शन बी परवलयी लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो वर्णांता रोग है ये एक अनुवांशिक रोग है और इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए ना तो उत्तल लेंस इसमें काम करेगा, ना ही अवतल लेंस और ना ही परवलयी लेंस। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन आपके सामने विवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन या फिर ऑप्शन डी व्यतिकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परावर्तन। दोस्तों प्रतिध्वनि क्या होता है? जब कोई ध्वनि हम सुनते हैं तो मान लीजिए कि हम चिल्लाते हैं और थोड़ी देर बाद हमारे कान में वही आवाज़ दोबारा आती है, इसी को प्रतिध्वनि कहा जाता है। रियल में ये ध्वनि किसी भी सबस्टेंस से टकराकर जब वापस हमारे कान में आती है तभी हमें सुनाई देता है। तो याद रखिएगा कि ये एक परावर्तन की घटना है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप कितना है? ऑप्शन आपके सामने है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर ऑप्शन डी 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखिएगा कि न्यूनतम ताप जो है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड ही संभव है, इससे कम का ताप जो है वो संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन आपके सामने अभिकेंद्रण, ऑप्शन बी अपकेंद्रण, ऑप्शन सी अपोहन या फिर ऑप्शन डी वल्कनीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपकेंद्रण। तो याद रखिएगा कि जो वॉशिंग मशीन है ये अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी तरीके से याद रखिएगा कि जो दूध से मक्खन को अलग किया जाता है वो भी अपकेंद्रण सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, काल चक्र उत्सव किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने बौद्ध, ऑप्शन बी पारसी, ऑप्शन सी जैन या फिर ऑप्शन डी यहूदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। तो याद रखिएगा कि जो काल चक्र उत्सव मनाया जाता है वो बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पपेटी उत्सव जो है वो किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है, तो याद रखिएगा इसे पारसी धर्म के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने करनाल, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी राउरकेला या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैसलमेर। तो याद रखिएगा कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है वो जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन, बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी दक्षिणी प्रशांत महासागर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर। याद रखिएगा कि जो बरमुडा त्रिभुज है ये अटलांटिक महासागर में है और अटलांटिक महासागर में भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, यानी कि अगर भूमध्य रेखा को देखा जाए उसके उत्तर की तरफ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बरमुडा त्रिभुज क्यों फेमस है, याद रखिएगा कि ये एक ऐसी संरचना या फिर ऐसी जगह है जिसके ऊपर से अगर वायुयान जाए तो वो विलुप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अरुण नदी किस नदी का उपनाम है? ऑप्शन आपके सामने गंगा नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी या फिर ऑप्शन डी दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी। तो याद रखिएगा कि कोसी नदी को ही अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है और कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, याद रखिएगा उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने भूकंप, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी ज्वालामुखी या फिर ऑप्शन डी लहरें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चक्रवात। तो याद रखिएगा कि टी स्केल पर चक्रवात का मापन किया जाता है। इसी तरीके से रिक्टर स्केल या फिर रेसिफेरल स्केल पर याद रखिएगा भूकंप का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह अक्षांश जहां दिन व रात की अवधि सदैव समान होती है वह कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी कर्क रेखा या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी ध्रुव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि जो है वो समान होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मेंटल, ऑप्शन बी क्रस्ट, ऑप्शन सी क्रोड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेंटल। याद रखिएगा कि पृथ्वी के सबसे बीच वाले भाग को क्रोड कहा जाता है, उससे ऊपर वाले पार्ट को मेंटल कहा जाता है और सबसे ऊपर वाले पार्ट को याद रखिएगा क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी कहा जाता है। इसमें बीच वाला जो पार्ट है जिसे मेंटल कहते हैं इसी को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सीरियस, ऑप्शन बी कीरीट, ऑप्शन सी फोरियस या फिर ऑप्शन डी फोटोस्फीयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीरीट। दोस्तों सूर्य जो होता है, सूर्य के बाहर की जो परत होती है इसको कोरोना या कीरीट कहा जाता है और इसके बीच के पार्ट को याद रखिएगा फोटोस्फीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने गोरखपुर, ऑप्शन बी सोनपुर, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखपुर। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो स्थित है वो गोरखपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने पद्मा नदी, ऑप्शन बी जमुना नदी, ऑप्शन सी मेघना नदी या फिर ऑप्शन डी देहांग नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इस वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो आप खबरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर वेल एग्जाम एकेडमी सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से आप खबरी ऐप को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।